This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm we have to go for the topic dynamic programming. The first we have to see the introduction to dynamic programming. The dynamic programming is both mathematical optimization method as well as computer programming method. So particularly it is one of the optimization technique. The method was developed by Richard Bellman in 1950s and has found applications in numerous fields from aerospace engineering to economics. तो दिस डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज गिवन बाय रिचर्ड बेलमैन और इस पर्टिकुलर टेक्निक के एप्लीकेशंस जो है ये ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन एरिया में आपको दिखेंगे. देयर आर टू की एट्रीब्यूट्स दैट अ प्रॉब्लम मस्ट हैव इन ऑर्डर टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग. अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग से अगर हमें सॉल्व करना है तो दो की एट्रीब्यूट उसमें होना काफ़ी ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. तो जब तक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एज वेल एज ओवरलैपिंग सब सब प्रॉब्लम्स ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं करेगी तब तक उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते. तो पर्टिकुलरली अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड की अगर हम बात करेंगे तो दोनों में सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करके ही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं. बट जब डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड की बात करते हैं तो वहाँ पे सब प्रॉब्लम्स का ओवरलैपिंग फिनोमेना होना जरूरी नहीं है. यानी सब प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग नहीं रहेगा अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड की बात करेंगे. बट अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए अगर जाते हैं तो आपके सब प्रॉब्लम्स जो होंगे वो ओवरलैपिंग होना चाहिए. एंड दैट्स वाई डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड की अगर हम बात करेंगे तो वो सारे प्रॉब्लम्स जिनमें कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है और सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग मैनर में अगर एग्जिस्ट करते तो देन वी कैन गो फॉर डायनामिक प्रोग्रामिंग. अगर हम बात करते हैं मर्ज सॉर्ट की और क्विक सॉर्ट की तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग मैनर में नहीं होते थे एंड दैट्स वाई उनको हमने कैटेगराइज करके रखा है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी में. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है. तो इट मीन्स दैट the solution to a given optimization problem can be obtained by the combination of optimal solution to its subproblems. Such optimal substructures are usually described by means of recursion. और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करेंगे तो इट मीन्स दैट द स्पेस ऑफ सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी स्मॉल. दैट इज एनी रिकर्सिव एल्गोरिथम सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम should solve the same sub problems over and over rather than generating a new sub problems. तो जरा ध्यान दीजिए ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है. तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप उसके सब प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन से अगर बना सकते हैं तो देन दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर पॉलिसी. वेयर एज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब यह है कि जब आपके पास कोई बड़ा सा प्रॉब्लम अगर दिया है तो उस बड़े से प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सके और सब प्रॉब्लम्स इस तरीके से डिवाइड होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को ओवरलैप करे. गेटिंग इट. If both the properties are fulfilled by any particular problem, so then that problem can be solved by using dynamic programming. Now we have to differentiate in between greedy algorithms and a dynamic programming algorithm. So greedy and dynamic programming, both the techniques are optimization techniques and both builds the solution from the collection of choices of individual elements. The greedy method computes its solution by making the choices in a serial forward fashion and never looking back or revising previous choices. अगर हम ग्रीडी मेथड की बात करेंगे तो ग्रीडी मेथड में एक बार अगर हम डिसीजन ले लिए तो डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं. हमेशा हमें फॉरवर्ड देखते हुए ही चॉइसेस बनाना पड़ता है और डिसीजन लेना पड़ता है. बट डायनामिक प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं है. डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं और पीछे मुड़ के देखने के बाद में आगे के और पीछे के जो सब प्रॉब्लम्स है उनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा इस तरह का आप डिसीजन परफॉर्म कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाई इन डायनामिक प्रोग्रामिंग computes its solution bottom up by synthesizing them from the smaller sub problems and by trying many possibilities and choices before it arrives at the optimal set of choices.
अगर हम ग्रीडी मेथड की बात करेंगे तो ग्रीडी में हमको अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे और अलग अलग कॉम्बिनेशंस में से बेस्ट कौन रहेगा, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी होती है। वेर एज अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो जितने भी हमारे पास चॉइसेस है वो चॉइसेस के टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और उन कॉम्बिनेशन में से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, इस तरह के कंप्यूटेशंस हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में परफॉर्म करते हैं। There is no priori litmus test by which one can tell if greedy method will lead to an optimal solution. तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ग्रीडी मेथड से ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये चेकआउट करने के लिए हमारे पास कोई लिटमस टेस्ट नहीं होता है। वेर एज अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में ऐसा लिटमस टेस्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, जिसपे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम वर्क करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी फॉलो अगर कर सकता है तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो अगर हम प्रायर लिटमस टेस्ट की बात अगर करेंगे तो ग्रीडी मेथड्स में इस तरह का कोई टेस्ट हमारे पास नहीं होता है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग की अगर बात करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी नाम का लिटमस टेस्ट हमारे पास होता है। नाउ वी विल कंपेयर डिवाइड एंड कॉन्कर strategy versus dynamic programming. Both the techniques split their input into parts, find sub solution to the parts and synthesizes larger solutions from small ones. तो पर्टिकुलरली दोनों टेक्निक में बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल सेम है कि गिवन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो और सब प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। डिवाइड एंड कॉन्कर splits the input of pre-specified deterministic point. डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करेंगे तो प्री डिफाइंड डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट से हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं और ये डिवाइड मैकेनिज्म जनरली नॉन ओवरलैपिंग मैनर में होगा। जनरली अगर हम बात करते हैं मर्ज सॉर्ट की तो मर्ज सॉर्ट में हमेशा हम हमारे हर एक को मिडल में से डिवाइड करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से अगर सॉल्व करना है तो आपका सब प्रॉब्लम कहाँ से बनेगा ये डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, बट ऐसी केस डायनामिक प्रोग्रामिंग में नहीं है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग splits its input at every possible split point rather than at a pre-specified point. तो अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी और डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डिवाइड कहाँ से होगा ये स्टैटिकली डिफाइन होता है इन केस ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, लेकिन यही चीज डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर बात करेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में कहाँ से डिवाइड करेंगे ये मैकेनिज्म डायनामिकली हम डिटरमिन करते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर द स्टेप्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो पर्टिकुलरली किसी प्रॉब्लम को अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक से अगर सॉल्व करते तो व्हाट आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग डिजाइनिंग इन्वॉल्व जनरली फोर मेजर स्टेप्स। वी हैव स्टेप वन, develop a mathematical notation that can express any solution and sub solution for the problem at the hand। तो सबसे पहले हम हमारे प्रॉब्लम के लिए मैथमेटिकल नोटेशंस डिजाइन करते हैं। देन वी हैव स्टेप टू, we have to prove that the principle of optimality hold for this particular problem। तो इसी को हम प्रायोरी लिटमस टेस्ट कहते थे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास है तो उस प्रॉब्लम को हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, दैट वी हैव टू डिटरमाइन इन स्टेप नंबर टू। देन वी हैव स्टेप नंबर थ्री, इन स्टेप थ्री वी हैव टू डेवलप अ रिकर्सिव रिलेशन that relates a solution to its sub-solution using the mathematical notation of step one। तो स्टेप नंबर थ्री में जनरली हम रिकर्सिव फंक्शन डिजाइन करते हैं एंड वी हैव लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर फोर वेयर वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द रिकरेंस रिलेशन। तो इन दिस वे जब कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है तो हमें टोटल फोर स्टेप्स अप्लाई करना है। स्टेप वन में हमने मैथमेटिकल नोटेशन डिजाइन की है, स्टेप टू में हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी होल्ड करेगा या नहीं चेक किए, स्टेप थ्री में हमने रिकरेंस रिलेशन डिजाइन किया, जबकि स्टेप नंबर फोर में उस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम डिजाइन किया। गेटिंग इट? So now we have to go for the applications of dynamic programming। the in the real world scenario ऑलमोस्ट हर एरिया में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं वो वाले एप्लीकेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज व्हाट अ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। तो आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो है यह है लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम। इसको जनरली एलसीएस प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो जनरली हमारे पास में दो स्ट्रिंग्स दी हुई रहती है और दोनों स्ट्रिंग में व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस विच इज एग्जिस्टिंग वो हमें फाइंड आउट करना होता है। देन द सेकंड एप्लीकेशन विच वी हैव मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम। तो मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम में हमारे पास में सीरीज ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए रहते हैं उनके ऑर्डर के साथ, और हमें किस पर्टिकुलर ऑर्डर में वो मैट्रिक्स चेन को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सबसे कम लगेंगे वो आइडेंटिफाई करना होता है। इसी को हम ऑप्टिमल पैरेंथाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। देन वी हैव थर्ड एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। तो अगर हमारे पास सर्च कीज दी है और डमी कीज दी है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू ओबीएसटी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इस तरह का ये थर्ड एप्लीकेशन है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज दिए हुए रहेंगे और उस सिटीज के बीच की कनेक्टिविटी एंड डिस्टेंसेस दिए हुए रहेंगे, और सेल्समैन रहेगा उस सेल्समैन ने किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा तो टूर कॉस्ट सबसे कम रहेगा ये आइडेंटिफाई करने वाला हमारे पास ये प्रॉब्लम होता है, जिसे कि हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज बाइनरी knapsack प्रॉब्लम। तो ग्रीडी स्ट्रेटेजी में हमने इससे पहले 0-1 knapsack प्रॉब्लम स्टडी किया था। ऑन अ सिमिलर फैशन वी हैव टू डिजाइन बाइनरी knapsack प्रॉब्लम हियर। तो हमें knapsacks में आइटम को पैक करना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। इस तरह का ये फिफ्थ वाला एप्लीकेशन है। एंड वी हैव नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स। तो इससे अर्लियर वीडियोज में हमने शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन देखे थे, और उस कैटेगराइजेशन में एक कैटेगरी देखा था ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जहाँ पे कि नंबर ऑफ सोर्सेस और नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मल्टीपल होते थे, और उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कैसे अप्लाई करेंगे इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी को जनरली हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम कहते थे, जिसके लिए हम फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम यूज करते थे। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए जनरली हम डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। गेटिंग इट? तो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी मोर एप्लीकेशन। तो दिस वॉज all about the introduction to dynamic programming and where we can use this particular strategy to solve various applications. Thank you.